इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आज डिस्कस करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मकसद होता है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जिस प्रोसेस को कहेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनसाइड ऑर्गेनिज्म। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है इन फैलोपियन ट्यूब होता है या ओविडक्ट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। ओविडक्ट के अंदर जो है या फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, पर कुछ रीजंस की वजह से, वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है, जो हमने पढ़ा है फीमेल के हवाले से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हवाले से हमने पढ़ा था कि अगर सर्टेन एरर्स है, ब्लॉकेज है, तो अगर जिस तरह से ह्यूमन जो है चाहे कि उसके जो है यंग वन हो, तो नॉर्मल तो पॉइंट और प्लेस है वो फैलोपियन ट्यूब, अपर थर्ड ऑफ द ओविडक्ट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। अगर इन जगहों पे फर्टिलाइजेशन इस जगह पे ना हो तो यकीनन जैसे एक और टेक्निक है, आर्टिफिशियल एक टेक्निक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट या डिश, जो टेस्ट ट्यूब है, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी वाइफ के जो एग सेल और ओवम, और इसी तरह से उसके हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं वो एक इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं। स्पर्म और एग सेल जो इन्वायरमेंट में रखे जाते हैं, और देन जो है इनकी यूनियन होगी और इधर जो है जाइगोट बनने का अमल होगा। जाइगोट जैसे होगा यकीनन यू नो वेल, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जाइगोट। देन उनके अंदर जो माइटोसिस का अमल होता है, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज कहते हैं, और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस उसमें बनने का अमल इधर ही इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटिन्यू होता है। जाइगोट से जो दो सेल का स्टेज, दो में से जो देन जो है चार सेल का स्टेज, देन जो आगे आठ, तो इसी तरह से जो है तकरीबन 16 to 32 सेल का जब स्टेज होता है, तो इसी स्टेज को देन वापस उसकी मदर की बॉडी, मदर की यूटेरस के अंदर रखा जाता है, या एक एनदर विमेन के अंदर भी रखा जा सकता है। एनदर विमेन वाई? बिकॉज कुछ ऐसी भी फीमेल्स हो सकती है जिनकी यूटेरस अगर नॉर्मल ना हो, किसी रीजन की वजह से यूटेरस इज नॉट एबल टू कैरी ऑन प्रेगनेंसी, तो ऐसी फीमेल की यूटेरस तो ये यकीनन इधर तो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन होगी, तो इस वजह से देने के अनदर विमेन है उसकी बॉडी के अंदर भी जैसे ये ऐसी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर रखी जा सकती है। और इस अमल को कहते हैं सुरोगेसी, कहते हैं सुरोगेसी, सुरोगेसी कहते हैं। और ऐसी जो विमेन होती है उसे सुरोगेट मदर भी कहते हैं। बायोलॉजिकली जो उनका ऑफस्प्रिंग या औलाद होगा वो उन्हीं हस्बैंड एंड वाइफ का होगा, क्योंकि एग और स्पर्म उनका ही है। जस्ट 9 मंथ्स की जो डेवलपमेंट हुई है अनदर वुमेन के अंदर हुई है, वाई? बिकॉज जैसे उस लाइक ओरिजिनल जो उस यंग वन की जो मदर होती है, जो दैट इज कि उसका यूटेरस जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इस वजह से उन्होंने जैसे एक दूसरे सादा लफ्जों में कहें कि उन्होंने हायरिंग की, एक तीसरी विमेन की हायरिंग की है, यूटेरस हायर की है। एग्रीमेंट होता है, दुनिया के अंदर कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसी विमेन जो होती है अपनी जो यूटेरस जो ऑफर करती हैं, और ऑफर करने के बाद एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट में ये है कि 9 मंथ्स जैसे प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होगा तो जो यंग वन पैदा होगा वो वापस अपने उसे ओरिजिनल पेरेंट्स को दिया जाता है, और इनकी जो है इसको जो पेमेंट देनी पड़ती है, पेमेंट जो भी एक सेंड करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो उनको मिलती है। गरीब कंट्री जो होते हैं, मुल्क होते हैं, उनमें ये अमल ऐसा, उनकी औरतें जो है ज्यादा ये ऐसी ऑफर करते हैं, बिकॉज गुर्बत के अंदर ये सारी चीजें जो लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आर्गन भी उनकी ले लेते हैं पैसों से, लिवर है, किडनी वगैरह है। तो इसी तरह से आजकल एक इससे भी एक अलग एक टेक्निक आई है
पहले तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया कि एग और स्पर्म की यूनियन चलो आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल या टेस्ट ट्यूब में हुई। उसके बाद एक उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट जैसे किया कि अनदर विमेन के अंदर या उसकी वापस मदर या अनदर विमेन में भी हो सकती है। अब पूरा प्रोसेस एग स्पर्म की यूनियन, उसके बाद यंग वन की जो डेवलपमेंट होती है आउटसाइड टोटली जो है फीमेल की बॉडी के बाहर एक लेबोरेटरी एक एनवायरनमेंट रखा गया है जिसके अंदर उस एम्ब्रियो की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस मशीन्स के जरिए उसको मिलती है। और एक एक्सपेरिमेंटली उन्होंने चंद एक महीने पहले रिसर्च आई थी, उन्होंने ये करके दिखाया। अभी लार्ज स्केल पे या जो पब्लिकली शायद ये अभी इतनी कॉमन नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटली वो सक्सेसफुल हुए कि अगर यंग वन को आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल भी डेवलप किया जा सकता है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अपोजिट टर्म इसका आप याद रखेंगे, इन विवो, इन विट्रो। इनसाइड द लेबोरेटरी डिश और इक्विपमेंट टेस्ट ट्यूब या डिश के अंदर जो एक स्पर्म की यूनियन होती है उस अमल को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ शॉर्ट फॉर्म है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब कंसेप्शन। यू नो वेरी वेल ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन के अमल को कंसेप्शन भी कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द कंसेप्शन। ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है, कहाँ पे हो रही है? टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच मैच्योर एग्स आर टेकन फ्रॉम ए वुमन fertilized with the male sperm outside the body and put into the uterus of the same or another women for proper gestation. इस अमल को हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बिकॉज जैसे एक ऑफ स्प्रिंग या औलाद, जैसे यू नो वेरी वेल हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, पर जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हवाले से कहीं भी एबनॉर्मलिटीज है तो देन जो है ऐसे कपल्स के अंदर यंग वन पैदा करने की सलाहियत नहीं होती है, तो देन वो दे गो फॉर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसको जैसे ये फॉलो करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एक और हेडिंग पे आते हैं, यू नो वेरी वेल। और इसका लाइक हेडिंग का जैसे टॉपिक है जैसे मिसकैरेज और एबॉर्शन, मिसकैरेज एंड एबॉर्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हवाले से हमने पॉइंट्स में पढ़ा था कि दिस वन इज द यूटेरस। यूटेरस इज द प्लेस वेयर यंग वन इज डेवलप्ड। जहाँ पे यंग वन की डेवलपमेंट होती है, 9 मंथ्स तक डेवलपमेंट होती है, उस जगह का नेम है यूटेरस है। और जो नैरो पार्ट होता है इसका नेम होता है सर्विक्स ऑफ द यूटेरस है, सर्विक्स ऑफ यूटेरस। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब की तरह होती है, बहुत ही नैरो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज वेरी नैरो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जैसे सबसे पहले हम पॉइंट ये नोट करेंगे कि प्रॉपर ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके बाद जैसे हम नोट करेंगे कि प्लेसेंटा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे बनता है। प्लेसेंटा ऑर्गन फीमेल के अंदर जो बनता है जैसे यूटेरस, और जो नॉर्मल पोजीशन होती है, प्रॉपर पोजीशन होती है, ये एरिया होते हैं जहाँ पे जो है प्लेसेंटा बनती है। ये एरिया होते हैं जहाँ पे प्लेसेंटा बनती है। देन अम्बिलिकल कार्ड डोरी जैसी स्ट्रक्चर होती है, और एम्ब्रियो का जो हेड पार्ट होता है इससे सर्विक्स की तरफ डायरेक्टेड होता है, और इसी तरह से जो इनकी अरेंजमेंट होती है। पर किन केसेस में ऐसे होता है कि ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है बिल्कुल सर्विक्स के साथ होती है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन का अमल जो है सर्विक्स की लाइक जो पोजीशन होती है उधर होता है। तो देन जो प्लेसेंटा जो है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से जाहिर है जब प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगी तो इससे एम्ब्रियो की आगे फर्दर ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि इसको ना तो न्यूट्रिएंट मिलेंगे ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी। देन इसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है। तो डेथ होने का जो अमल होता है वो मिसकैरेज की सूरत में होता है। मिसकैरेज का मतलब है जो ये डेवलपिंग यंग वन है देन जो यूटेरस के अंदर स्टे नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं होगा, और इस अमल को कहते हैं मिसकैरेज कहते हैं। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो यूटेरस है, यूटेरस किसके साथ अटैच है? यूटेरस अटैच है, सॉरी प्लेसेंटा जो अटैच है यूटेरस के साथ अटैच होती है। प्लेसेंटा जो नॉर्मली अटैच होती है यूटेरिन वॉल के साथ अटैच होती है।
किन केसेस के अंदर ऐसे होता है कि जिस तरह से ये यूटेरिन जो पोर्शन है, यूटेरिन पोर्शन है, ये अलग हो जाता है। जब ये अलग या सेपरेट होगा तो यकीनन इसी डेवलपिंग यंग वन को ना तो फूड मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा। इन दोनों कंडीशन की सूरत में जो है मिसकैरेज हो जाती है। तो मिसकैरेज के हमारे बुक के अंदर दो रीजंस बताए गए हैं। एक रीजन जिस तरह से नंबर वन, जैसे ये प्लेसेंटा का रप्चर होना, जो प्लेसेंटा की लोकेशन किसके साथ होती है, सर्विक्स पार्ट के साथ, देन रप्चर होगी तो डेवलपिंग यंग वन को जो है ना फूड ऑक्सीजन और वेस्ट की एक्सचेंज नहीं होगी। नंबर टू जो है प्लेसेंटा जो है यूटेरिन वाल से अलग हो जाएगी, यूटेरस से जो है सेपरेट या अलग हो जाएगी। जब सेपरेट या अलग होगी तो यकीनन ऐसी कंडीशन में भी डेवलपिंग यंग वन को जो है कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। देन ऐसा यंग वन यूटेरस के अंदर स्टे नहीं कर सकता है, डेवलप नहीं हो सकता है, देन रिमूव हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिसकैरेज। इस कंडीशन को कहते हैं मिसकैरेज कहते हैं। रीडिंग भी आप आएंगे मिसकैरेज की। मिसकैरेज इज द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो इसका एक जैसे टाइम पीरियड है, नोट करेंगे। 20 वीक्स जेस्टेशन के जैसे होते हैं, उससे पहले जैसे ये मिसकैरेज हो सकती है। 20 वीक्स बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तब जो है मिसकैरेज 20 वीक्स तक। प्रेगनेंसी लॉस occurs when the fetus stop developing। जाहिर है जब मिसकैरेज की अभी हमने रीजन पढ़े हैं, एक उसके अंदर ये होता है कि जो यूटेरस की सर्विक्स पोर्शन होती है वहां पे जो प्लेसेंटा रप्चर होती है, या प्लेसेंटा जो है यूटेरस वाल से अलग होगी, तो जाहिर है एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, तो जाहिर है ग्रो भी नहीं करेगा। देन जो उसकी जो है प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होता, प्रेग्नेंट टिश्यू विल इवेंचुअली लीव द बॉडी। और उसके रिजल्ट में ये जो प्रेग्नेंट टिश्यू या एम्ब्रियो है बॉडी से जैसे रिमूव हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिसकैरेज। इस कंडीशन को कहेंगे मिसकैरेज। अब काजेज ऑफ मिसकैरेज है, दो काजेज है जो अभी हमने नोट किए। नंबर वन पे वे आएंगे, जैसे एम्ब्रियो माइट प्लेस इटसेल्फ क्लोज टू द सर्विक्स। तो एम्ब्रियो की जो लोकेशन है क्लोज टू द सर्विक्स, और उसमें जो प्लेसेंटा बनती है वो सर्विक्स की साइड पे बनती है, सर्विक्स की साइड पे। इन दिस सिचुएशन द प्लेसेंटा मे पार्शियली और इंटायरली क्रॉस द इंटरनल सर्विकल ओपनिंग एज इट एक्सपेंड्स। इंटरनल सर्विकल ओपनिंग का मतलब ये ओपनिंग होता है जो नैरो ट्यूब लाइक पोर्शन है। जैसे एक्सपेंशन होगी तो इसमें जैसे प्लेसेंटा जो है रप्चर हो जाएगी, और देन रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग भी होगी, और ब्लीडिंग होगी तो देन जो आगे एम्ब्रियो को फूड ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ वेस्ट वगैरह ये जो फूड का नहीं होगा। द एरिया ऑफ प्लेसेंटा ओवर द सर्वाइकल ओपनिंग में टियर। फिर जो है सर्वाइकल ओपनिंग के साथ जो सर्विक्स बनी है ये ब्रेक होगी या टियर होगी, एंड ब्लीडिंग में हैपन व्हेन द यूटेरस एक्सटेंड्स एंड द एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा कंटिन्यू टू ग्रो। जाहिर है एम्ब्रियो की शुरू में जो साइज जो होती है वो छोटी होती है, जैसे एम्ब्रियो की साइज बढ़ती जाएगी तो प्लेसेंटा की थोड़ी सी साइज भी इंक्रीज होगी। पर इधर क्या है, लोकेशन ये होती है कि जैसे यूटेरिन के साथ होती है, तो इसकी वजह से ये जो प्लेसेंटा का पोर्शन है टियर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। फिर रिजल्ट ये होगी कि ब्लीडिंग, और देन वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उस पॉइंट पे नहीं हो सकती है। सेकेंड या दूसरा रीजन है हेमरेज। हेमरेज बायोलॉजिकल टर्म है जिसकी मीनिंग होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इंग्लिश का वर्ड है, उसके लिए बायोलॉजी में लफ्ज इस्तेमाल होगा हेमरेज। हेमरेज इज द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों होती? बिकॉज caused by the normal position of placenta can cause it to separate from the uterine wall। जैसे यूटेरिन वाल है या यूटेरस और ये प्लेसेंटा, इससे जो है ये सेपरेट होगी, ब्लीडिंग होगी, सेपरेट होगी तो यकीनन जो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन फूड या उसके वेस्ट वगैरह वो क्रॉस नहीं हो सकेंगे, देन ग्रो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा। पोजीशन प्लेसेंटा कैन इट सेपरेट फ्रॉम द यूटेरिन वाल। बोथ ऑफ दिस सिचुएशन पुट द मदर्स लाइफ इन डेंजर। जाहिर है जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो इसकी वजह से मदर की जो लाइफ है वो डेंजर में होती है। जाहिर है डेवलपिंग यंग वन भी डेवलप नहीं हो पाएगा, ब्लीडिंग होने की वजह से जो मदर है वो भी जिस तरह से उसकी भी लाइफ डेंजर में हैव द पोटेंशियल टू कॉज अ मिसकैरेज। और उसके बाद जैसे ये मिसकैरेज का अमल हो जाता है। दूसरा एक टर्म है एबॉर्शन। मिसकैरेज और दूसरा टर्म है एबॉर्शन। एबॉर्शन और मिसकैरेज में लिटिल बिट थोड़ा सा फर्क है।
जैसे मिसकैरेज अभी हमने पढ़े कि उसके जो 2 रीजन हुए। एबॉर्शन जो है इंटेंशनली की मीनिंग होती है, जैसे कपल या उसकी चॉइस होती है, या तो कोई मदर के अंदर ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, या यंग वन जो है जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, वो फर्दर इस प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से देन जो है एम्ब्रियो जो रिमूव किया जा सकता है यूटिरस से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एबॉर्शन। इस कंडीशन को एबॉर्शन कहते हैं, जो इंसान की जो कपल की जो है चॉइस पे ये अमल होता है, तो ये एबॉर्शन है। और जैसे फिजियोलॉजिकल एरर या डिसऑर्डर की वजह से उसे हम कहेंगे मिसकैरेज कहेंगे। दोनों कंडीशन के अंदर जैसे आगे प्रेगनेंसी तो मेंटेन नहीं हो रही है, पर फर्क सिर्फ इतना है, एबॉर्शन जो चॉइस पे होती है, इंटेंशन पे होती है, विश पे होती है, और मिसकैरेज का अमल जो होता है वो मर्जी के बगैर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से होता है। एबॉर्शन एंड मिसकैरेज आर टू completely distinct event. Miscarriage can occur for a number of causes, including the issues with the uterus or placenta. तो अभी हमने नोट किया प्लेसेंटा या यूटेरस में कोई इशू होता है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है, देन मिसकैरेज हो सकता है। कॉन्ट्रली इसके अपोजिट, एबॉर्शन इज द डेलिब्रेट। डेलिब्रेट की मीनिंग होती है जानबूझ के। जैसे अगर लिटररी मीनिंग और वर्ड मीनिंग डेलिब्रेट इंग्लिश और उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट करें, जानबूझकर या दूसरे लफ्जों में इनको पता भी होता है कि ये अब जो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करें, खत्म करें अपनी जो चॉइस से होता है, तो दैट इज डेलिब्रेट। उनसे कहेंगे ऑन द विल, विश, चॉइस, तो उसे हम कहते हैं डेलिब्रेट कहते हैं। डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी, इट मे बी डन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। यानी उस कपल को जो है लाइक उस वक्त कोई बच्चे वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी होती है तो फिर ये इसको जैसे अबॉर्ट करा लेते हैं। एंड मदर आर चाइल्ड्स हेल्थ इश्यूज, या मदर या चाइल्ड या इनमें कोई प्रॉब्लम या इश्यू, कई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। डेवलप कंट्रीज में पेरेंट्स को बताया जाता है कि इस डेवलपिंग वन के अंदर ये डिसऑर्डर है, आप फर्दर प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाना चाहते हैं या अबॉर्ट कराना चाहते हैं, तो इस तरह से दुनिया के अंदर ऐसी चॉइसेस दी जाती हैं उनको। देन जो है यकीनन जो है वो चॉइस ये हो सकती है कि भाई अबॉर्शन की जाए, तो वो हो सकती है डेलिब्रेट या इंटेंशनली जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे आप आएंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज कहेंगे, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी आजकल जैसे कहा जाता है। इन्फेक्शन जब लफ्ज से इस्तेमाल होगा तो एसटीआईज, एसटीआईज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी ऐसी डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए डिजीज की ट्रांसमिशन होती है, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक ऐसी डिजीज होती है जो किसी एनिमल के जरिए, जैसे मॉस्किटो के जरिए जो डिजीज आती है हम तक, मलेरिया जैसे, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। एक ऐसी डिजीज होती है एयर बॉर्न होती है, जैसे कोविड एयर बॉर्न थी। एक ऐसी डिजीज होती है जो वाटर या फूड के जरिए, जब हमें ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर या फूड हम इस्तेमाल करते हैं तो डिजीज होती है। ये एक ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए पर्सन टू पर्सन मुंतकिल होती है, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे एक कोई ऐसा पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड का मतलब है जिसके अंदर कोई डिजीज है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पर वो इन्फेक्टेड है। आइदर मेल हो या फीमेल हो, पर वो इन्फेक्टेड है। वो अपने पार्टनर को थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, जो पार्टनर जो है उसका अनइन्फेक्टेड है, अनइन्फेक्टेड है यानी हेल्दी है, चाहे हेल्दी वो मेल हो या फीमेल हो, पर ये जो है डिजीज जो है उस अनइन्फेक्टेड पार्टनर में मुंतकिल हो सकती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, तो ऐसी डिजीज को हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में जाए, चाहे वो देन मेल हो या फीमेल हो,
तो ऐसी डिजीज को हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई भी कहते हैं। तो इसमें जो है हमारी बुक के अंदर 3 डिजीज का जिक्र है, और कोई भी जैसे डिजीज होती है तो उसको पढ़ने का तरीका हम जैसे पहले से नोट कर चुके हैं। एक जनरल ने उसकी डेफिनेशन होती है, कॉज या रीजन होता है कि वाई, उसके बाद जो उस डिजीज होने के बाद कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं, सिम्टम्स के बाद आइदर इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह या प्रिकॉशन है या नहीं देखा जाता है। तो ये चीजें इन हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहली डिजीज है जिसका नेम है गोनोरिया है। गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है, साइफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है एसटीडी पर बैक्टीरियल डिजीज है। और तीसरी डिजीज जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, एड्स कॉज्ड बाय एचआईवी। तो 3 डिजीज का जिक्र है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन, कौन कौन सी डिजीज की कैटेगरी है या डिजीज है टिपिकली, तो वो उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, जो कॉजेटिव एजेंट क्या है, उनके नेम याद करना बहुत जरूरी होता है। तो गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम है, और उस बैक्टीरियम का नेम है निसेरिया गोनोरियाई। निसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरियम का नेम है। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिकोनेमा पैलिडम, ट्रिकोनोमा पैलिडम। इसी तरह से जो एड्स, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। तो कॉजेटिव एजेंट जो आप नोट करेंगे, बाकी जो है थोड़ी सी 2-3 सिम्टम्स वगैरह हैं, उनको हम देखते हैं। थोड़ा सा रीडिंग सेक्शन पे आप आए, रीडिंग सेक्शन पे आप आए। सर्दी लग रही है, कोई और इशू? अच्छा ठीक है। तो काज ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया तो इस हेडिंग पे आप आएंगे। गोनोरिया, gonorrhea is primarily transmitted through sexual contact, usually through genital and oral contact with an infected person. बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट जेनाइटल ट्रैक्ट, अंडरलाइन करें, नोट करें। बैक्टीरिया है तो एसटीडी, पर गोनोरिया जो बैक्टीरियम होता है बॉडी में किन पार्ट्स के अंदर पाया जाता है, अब उसका इन्फेक्शन जो है किन एरियाज में अपीयर होता है। जेनाइटल ट्रैक्ट में अपीयर हो सकता है, जैसे हमने मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है या ट्रैक्ट पढ़ा है, उसके जो पार्ट्स पढ़े हैं तो उनको ये उनमें पाया जाता है। माउथ एरिया के अंदर भी, जैसे ये माउथ एरिया, फेस नहीं, माउथ एरिया, इसके अंदर भी इसके जो इन्फेक्शन होते हैं, थ्रोट के अंदर भी होते हैं, एज वेल एज रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी सेक्शन है रेक्टम। इन एरियाज के अंदर जो है गोनोरिया के जो इन्फेक्शन जो है पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। जेनाइटल ट्रैक्ट, माउथ, थ्रोट एंड रेक्टम रीजन। अनलकी पर्सन में जैसे ये होगा तो उसमें क्या उसकी साइन एंड सिम्टम्स होती हैं, तो पेनफुल आर बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो खास तौर पे जैसे यूरिनेशन का अमल होता है, यूरिथ्रा से जब यूरिन पास होता है, और मेल्स के अंदर जैसे ये खास तौर पे रिप्रोडक्टिव ऐसे ट्यूब्स होते हैं, इनको ये डैमेज करते हैं। तो जब भी यूरिन पास होता है तो इतना एक पेनफुल अमल होता है, जैसे पेशेंट फील करते हैं कि बेहतर हो कि जैसे यूरिन ही जैसे ना हो, क्योंकि यूरिथ्रा उनकी जो है डैमेज होती है। इतना पेनफुल होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है। इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर जो है वेजाइना के थ्रू एक पस जैसी फ्लूइड है, वो भी डिस्चार्ज उसके अमल होता रहेगा। और मेल्स के अंदर भी ऐसी एक थिक फ्लूइड होती है, वो भी जैसे रिलीज होती रहती है। आगे आधा पोर्शन इसमें नहीं है। पेन और स्वेलिंग इन द टेस्टिकल्स इन द मेल, काफी ऐसे पेन होते हैं बॉडी के अंदर जिन्हें रेफर्ड पेन कहा जाता है। रेफर्ड पेन का मतलब होता है उस एरिया के अंदर ओरिजिनली कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्टमक में पेन होता है, तो पेन जो है हार्ट के अंदर फील होता है, तो ये हार्ट के अंदर ओरिजिनल तो कोई इशू नहीं है, इशू तो किसमें, स्टमक में। तो ये जो पेन होगा ऐसे पेन को कहेंगे रेफर्ड पेन कहेंगे। किडनी में जब पेन होता है तो महसूस ये होता है कि जैसे एब्डोमिनल पेन है, तो दिस पेन इज कॉल्ड रेफर्ड पेन। इसी तरह से जब ये एसटीडी होती है तो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, सराउंडिंग एरियाज होते हैं, उनके अंदर भी जो पेन होता है, शदीद किस्म का पेन अपीयर होता है। तो पेन आर स्वेलिंग इन द टेस्टिस इन द मेल, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स। बाउल लफ्ज पढ़ा है या स्टूडेंट्स ने जहन में है? व्हाट डू यू मीन बाय बाउल?
बाउल का मतलब है जीआईटी के अंदर जो इंटेस्टाइन वाला सेक्शन जो होता है उससे कहते हैं बाउल कहते हैं। इंटेस्टाइनल सेक्शन है, बाउल मूवमेंट्स जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर शायद टर्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये टर्म है। तो पेनफुल बाउल मूवमेंट्स एंड रेक्टल इचिंग, रेक्टल रेफर्स टू रेक्टम, रेक्टम रीजन के अंदर इचिंग होती है, ये भी एक उसकी इंडिकेशन या निशानी है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया माउथ रीजन के अंदर होता है तो स्वॉल्विंग मैकेनिज्म में भी डिफिकल्टी होती है, सोर थ्रोट आर डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। तो ये सारी साइन एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें आप याद करेंगे। याद करने का जरा काम थोड़ा ज्यादा है, इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है, बस याद ही करना है। ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स के जरिए। गोनोरिया कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, हाउएवर ड्यू टू इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे एक बैक्टीरिया में आजकल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कई ऐसी डिजीज है जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है। जैसे अक्सर डॉक्टर साहिबान अक्सर या कमो बेशतर जो पूरा एक जो है पर्चा भर के देते हैं कि इतनी ये सारी आप लें एंटीबायोटिक, तो उसके अंदर जो है कई इरेलेवेंट होते हैं। जैसे जो अच्छे डॉक्टर साहिबान होते हैं जो कोई भी चीज एक ही डायग्नोज करते हैं और उसको ट्रीट करने के लिए जस्ट थोड़ी सी मेडिसिन होती है। जो बड़े अच्छे कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, कोई भी अगर बीमारी वगैरह होती है जस्ट एक या दो ही जैसे उसकी टू द पॉइंट मेडिसिन देते हैं। और हम जैसे लकीर के फकीर जो होते हैं जो फिर वो जो 10 किस्म की दवाई जो है ना भर देते हैं, पर्चा पूरा भर देते हैं। इधर जगह पड़ी होती है तो इधर भी 2-3 लाइन लिखते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि इररिलेवेंट जो एंटीबायोटिक्स से यूज करने से बड़ा नुकसान होता है। एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है, यूजफुल बैक्टीरिया गट फ्लोरा वगैरह होते हैं वो भी उनकी जो डेथ आर किलिंग होती है। तो इसी और दूसरा एक पेशेंट का भी जरा कसूर होता है कि अगर दवाई या मेडिसिन है 1 हफ्ते की होती है, कहते डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि ये आप 1 हफ्ते के लिए लें, सुबह शाम लें। तो अच्छी मेडिसिन होती है, ज़ाहिर है 1-2 दिन में इस्तेमाल करेंगे, वो तो ठीक हो जाएगी। फिर वो उसी पर्ची के साथ, उसी खाली जो स्ट्रिप जो बची हुई दवाई है वो सब मेडिकल स्टोर वाले के पास आते हैं कि आप ये लें वापस, हम ठीक हो गए और पैसे दें वापस। तो ये भी चॉइस होती है इनकी वजह से। फिर आगे क्या, बिकॉज़ बैक्टीरिया की किलिंग मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है। थोड़े से बैक्टीरिया जैसे मरे हैं। अब रिमेनिंग वो पीछे बैठे हैं, अब वो मेडिसिन पैसे वापस ले लिए और उनको किल करने की कंप्लीट डोज भी नहीं लिया। फिर जो वो बैक्टीरिया वो आसानी से नहीं मरेंगे। इसलिए जो हमारे बुक के अंदर ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया है आप देखें, अच्छा, इट इज क्रूशियल टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट रेगिमेन एंड कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एज डायरेक्टेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि भाई ये आपको 7 डेज लेनी है या 15 डेज लेनी है, सुबह शाम लेनी है, वो कंप्लीट एक रूटीन पे आप नहीं लेंगे तो देन यकीनन ये होगा कि ये बैक्टीरिया भी नहीं मरेंगे और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाएगी और ये खतरनाक किस्म की बीमारी देन जो कंट्रोल में भी नहीं आएगी। इस वजह से जो डॉक्टर साहिबान जो प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरेशन, टाइमिंग, कितने दिन, ये वो कितने टाइम, वो सब एक्यूरेट लेनी चाहिए। कोई जो है डिजीज ये कंट्रोल होगी, अदरवाइज कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी एक डिजीज है साइफिलिस रेगिमेन, इसे कहते हैं कि डॉक्टर की जो एक सिस्टमेटिक एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जो होता है, कितने टाइम कितने दिनों के लिए मेडिसिन लें, तो दैट इज कॉल्ड, एक उनका कोड होता है भाई ये बैक्टीरिया को ये इस तरह इतने दिनों में ये मार सकते हैं, उनको पता होता है। हम ये समझते हैं डॉक्टर साहिबान जो हमारे जेब में जो है कैंची चला रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उनको पता होता है कि ये बैक्टीरिया कितने दिनों में जो है कितने दिनों की मेडिसिन से मरते हैं। पर हम जो खुद सेल्फ मेडिकेशन जो करते हैं ना, इसमें देन जो है नुकसान हो सकता है किसी भी डिजीज के हवाले से। देन जो है साइफिलिस पे हम आते हैं। साइफिलिस एसटीडी कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, जैसे अभी हमने नोट किया ट्रेपोनेमा पैलिडम, और सीरियस हेल्थ कंसर्न है। ये एक ऐसी डिजीज है जो एक से ज्यादा सिस्टम को डैमेज कर सकती है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन डैमेज कर सकती है, हार्ट को भी डैमेज कर सकती है, बोन्स को भी, और बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो बाय द वे इसका टारगेट होता है, तो वेरी एक डेंजरस एक डिजीज होती है। साइफिलिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, यूजुअली थ्रू जेनाइटल एंड ओरल कांटेक्ट। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो इस डिजीज की जो फेजेस है, कोई भी डिजीज होती है वो यकदम 1 या 2 दिनों में जो आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंचती, यकीनन उसके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज, ऐसे स्टेजेस होते हैं।
अर्ली स्टेज अगर आइडेंटिफाई हो जाती है कोई भी डिजीज तो डॉक्टर साहिबान उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज मौजूद होता है। पर एक तजुर्बे इधर लोकली कर करके फिर कहते हैं कि अब हैदराबाद जाए, कराची जाए, फलां कंट्री जाए, तो फिर देन जो है इलाज लगता ही नहीं है। तो उसका रीजन ये होता है कि वो स्टेज जो डिजीज का होता है वो ट्रीटमेंट जिस पे की जा सकती थी उस पे हमने ट्रीटमेंट नहीं ली प्रॉपर, अब जो डिजीज जो कंट्रोल में नहीं रही। तो इस डिजीज के जो स्टेजेस है, साइफिलिस प्रोग्रेसेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेनफुल सोर्स कॉल्ड, और पेनलेस सोर्स, सोर या जख्म जो होते हैं, सोर या जख्म जो होते हैं जिससे हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में एक वर्ड है पेनलेस होते हैं। पेनलेस पेन नहीं होता है। एक चीज भी जैसे डॉक्टर साहिबान अक्सर बताते हैं, जो पेनलेस डिजीज इज मोर डेंजरस देन पेनफुल डिजीज। पेनफुल कोई डिजीज होगी तो हम रड़ियां करेंगे, हाई घोड़ा करेंगे, इलाज हो जाएगा। पेनलेस है, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं। तो देन जो है एक दिन ऐसा आएगा कि भाई डिजीज जो है वो लेवल जो उसकी बढ़ चुकी है, अब ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो पेनलेस सोर्स होते हैं। क्या लिखा है इंग्लिश में? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो अच्छी है, किसकी अच्छी लैंग्वेज है? आपकी? हाँ? हाँ? कंकरियां? उम्दा। उमरकोट के स्टूडेंट की जो इंग्लिश, तो वो बीबीसी लैंग्वेज जैसी है। तो जब वो तीसरी चौथी क्लास में आते हैं तब से पढ़ना शुरू करते हैं, एटलीस्ट मैट्रिक तक तो वो पक 7 साल 8 साल पढ़ते हैं। बोले पता तो चले, गलत हुआ तो क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग नहीं, तुम निगरी। हाँ? एंकरी, एंकर, फ्रेंच वर्ड है, उसकी ओरिजिन है, उसकी ओरिजिन। हाँ। हाँ। जैसे हम कहते हैं ना ये डाई स्टोल है अपनी मर्जी से। हाँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह की प्रोनाउंसिएशन पर मेडिकल की है, आप नोट करेंगे जो पेनलेस होते हैं, ऐसे सोर होते हैं ओरल एरिया में, यानी खास तौर पे लिप्स वाले एरिया में इधर भी ऐसे होते हैं, और रिप्रोडक्टिव एरिया एक्सटर्नल जेनाइटलिया होते हैं उनमें ऐसे पेनलेस सोर होते हैं। आखिर में ऐसे पेनलेस सोर जो है इवन जो पाम्स पे में भी अपीयर होते हैं, ये एक इंडिकेशन या निशानी होती है कि इसको कोई ना कोई एसटीडी है, इसको साइफिलस है। शेंकर, पेनलेस सोर कॉल्ड एज शेंकर एट द इन्फेक्शन साइट। सेकेंड स्टेज रैश अलोंग विद द फ्लू लाइक सिम्टम्स। ठीक है ना, रैश जैसे आपको पता है स्किन के ऊपर जो रैशेस एक दाने दाने से जो अपीयर होते हैं विद फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ये भी एक इंडिकेशन है साइफिलस की। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा कोई भी निशानी नहीं होगी, इंसान ये महसूस करेगा कि अब मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई भी डिजीज नहीं, खत्म हो गई। पर उस पर्सन के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो दूसरे पर्सन में ऐसे मुंतकिल कर सकते हैं। द लेटेंट स्टेज इज सिम्टम फ्री, उसमें कोई सिम्टम नहीं होगी, बट द इन्फेक्शन कैन स्टिल बी ट्रांसमिटेड। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड साइफिलस कैन प्रोग्रेस टू द टर्शियरी स्टेज। अगर इलाज नहीं कराया जाएगा तो वो देन डिजीज का टर्शियरी स्टेज होगा, विच कैन कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन? वेरी इंपॉर्टेंटली हार्ट है, ब्रेन है, बोन्स है, और न्यूरोलॉजिकल और सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती है। और साइफिलस का भी इलाज जैसे एंटीबायोटिक की सूरत में मौजूद है। और आखिरी जो है एड्स है, एड्स इज कॉज बाय एचआईवी, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बस एक टर्म आपने थोड़ा सा याद करना है, एक है मॉर्बिडिटी और दूसरा है मोर्टेलिटी। ये लफ्ज मॉर्बिडिटी डिजीज का जो रेट होता है उससे हम कहते हैं मॉर्बिडिटी, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ का जो रेट होता है उससे हम कहते हैं डेथ रेट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। और डिजीज रेट जो होता है उससे हम कहते हैं मोर्बिडिटी कहते हैं। जैसे कोविड का आप एग्जाम्पल ले लें, कोविड में जैसे एक पूरे डे की जो एक कैलकुलेशन होती थी कि भाई कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में जो नए आए या एडमिटेड हैं, उसके बाद देखा जाता था कि इसमें कितने लोग जो है सही हो गए, ठीक हो गए, घर चले गए, कितने अभी तक जो है
हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कितने बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। तो डेथ रेट उससे हम कहते हैं डेथ रेट कहते हैं, एक डिज़ीज़ रेट होता है और दूसरा डेथ रेट होता है। इन दोनों को मॉनिटर किया जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि आइदर हम वाक़ई बीमारी का इलाज कर रहे हैं या ऐसे ही पर्चियाँ जैसे लिख रहे हैं। और ये ज़रूरी होता है मॉनिटर करना कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। कल हम एक नए चैप्टर के साथ आएँगे।